बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कैटेगरी बी फर्स्ट ईयर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी में आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है और हमारे चैप्टर का नाम है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम का जो चैप्टर है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। ठीक है, इसमें से पेपर में सवाल आना है तो आपने इसको अच्छे से करना है। तो इसमें आज सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि एंजाइम्स हैं क्या। अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स बेसिकली कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट का मतलब होता है कि जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उस रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे बात करते हैं कि एंजाइम्स जो होती हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, यानी कि वो लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह डाइजेशन है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो एंजाइम्स उसको जो है ना डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिपिड वाला खाना खाते हैं तो लिपिड के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है ना उसको हम कहते हैं लाइपेज। ठीक है, इस तरह अगर हमने कोई कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा खाई है तो कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम्स डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करेगा वो हमारे पास है सक्रेज। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर द कैटालिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, एंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल, और लिविंग सेल जो होते हैं वो इनको बनाते हैं, विच आर केपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो इस काबिल होते हैं कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज का मतलब होता है इसको स्पीड अप कर देते हैं। या आप सिंपल कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटालिस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। अब हमने ये तो कहा कि एंजाइम्स कैटालिस्ट है, तो हम अब ये देखते हैं कि कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी केमिकल जो बेसिकली इनऑर्गेनिक होता है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बट इट इज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब हम एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें जो कैटालिस्ट होता है उसका काम होता है जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करना, वो खुद वहां पे इस्तेमाल नहीं होता है। अब जब रिएक्शन खत्म पूरा हो जाता है तो जो कैटलिस्ट होता है वो वहां से वैसे ही सही फॉर्म में अलग हो जाता है। जिस तरह से मैं आपको बताया है कि हम अगर एक केमिकल रिएक्शन हम पानी के बनने की बात करते हैं, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तो वाटर बनता है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये काम ज्यादा जल्दी हो, स्पीड अप करने के लिए हम जो है ना कोई भी केमिकल, फॉर एग्जाम्पल हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो हम वो यूज करेंगे। जब पूरा रिएक्शन पूरा हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सारी की सारी इस्तेमाल हो जाएगी, पानी बन जाएगा, तो जो हमारा कैटलिस्ट था वो आखिर में वैसा का वैसा वहां से रिमूव हो जाएगा, वो वहां पे यूज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो तमाम एंजाइम्स होते हैं ना हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि वो तमाम के तमाम केमिकल जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि अदर देन कार्बन, यानी कि कार्बन के अलावा उसमें जिसमें नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं ना वो बेसिकली इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन लाजमी मौजूद होती है और कार्बन के अलावा जितना भी हमारे पास केमिकल या सब्सटेंस होते हैं उसको हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टर्म है बेटा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? अब एक एंजाइम जो होते हैं ना वो जाके किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, वो जगह या वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम जाके एक्ट करता है उसको हम कैटालिस्ट कहते हैं, और सॉरी उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट मीन वो मॉलिक्यूल या आप कह सकते हैं कि वो जगह, वो पॉइंट जिसके ऊपर जाके एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी ना कि अगर अब जो लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम जो होता है ना वो बेसिकली लिपिड को कैटालाइज करता है, तो लिपिड क्या होगा, उसका सबस्ट्रेट होगा ना। लिपिड वो जगह है, वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर लाइपेज एंजाइम जाके एक्ट करता है। इसी तरह हम सक्रोज की बात करते हैं। सक्रोज जो ग्लूकोज है बेसिकली उसकी डाइजेशन कराता है एक एंजाइम जिसको हम सक्रेज कहते हैं। तो सक्रेज हमारा एंजाइम है और वो सक्रोज के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो सक्रोज को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एक एंजाइम आके एक्ट करता है। अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ टर्म्स थी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है कि इसमें बेसिकली एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ये हमारा सवाल आ सकता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो एक रिएक्शन है वो कैसे होता है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमारे पास एक एंजाइम होना चाहिए और एक हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, ऐसी है ना।
अगर एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट नहीं होगा, तो एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा। तो पहले नंबर पे हमें चाहिए एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करेगा एंजाइम आके, जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब दूसरे स्टेज के ऊपर क्या होता है कि अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया है कि सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम, एंजाइम आएगा सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो हम कहेंगे कि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम्स आके बाइंड हो गए। अच्छा, तीसरे पे फिर क्या होगा कि अब जो सबस्ट्रेट है जैसे इसके साथ एंजाइम्स आके बाइंड करता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहले एंजाइम्स आया था सबस्ट्रेट के साथ, फिर सबस्ट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है तीसरे स्टेप के अंदर प्रोडक्ट के अंदर, और ये रिएक्शन होता है पानी की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि हम वाटर मॉलिक्यूल अंदर ऐड करते हैं तो जो सबस्ट्रेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट। अच्छा, अब आखिर में क्या होता है कि फोर्थ स्टेज के अंदर अब जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वहां से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और एंजाइम इस प्रोसेस के दौरान यूटिलाइज हो जाएंगे, फिर इस तरह एक नया साइकिल चलेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जिस तरह से पहले हमने बताया था, ठीक है, आप इसमें देखते हो कि एंजाइम हमारे पास सक्रेज है, सक्रेज एस, आपको पता है ना एंजाइम के आखिर में ASE आता है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले के अंदर एंजाइम, नीचे सक्रेज SUCRASE। अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो सक्रोज है, एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जिस तरह सक्रेज सक्रोज पे एक्ट करेगा, लाइपेज लिपिड पे एक्ट करेगा। अब जो हमारे पास एंजाइम सक्रेज है, सबस्ट्रेट सक्रोज है, अब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब हमने कहा था कि जो सबस्ट्रेट है ना वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, और हमें पता है कि सक्रोज जो होती है जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है। ऐसे ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीजें बनती है। सक्रोज जब होता है ना दो चीजों से मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जब सक्रोज की ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, जो सम टाइम वो इस रिएक्शन से दोबारा जो है एक नई एक्टिव साइट के ऊपर चला जाता है। तो ये सारा हमारे पास प्रोसेस था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर आता है और किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, तो आपने उसमें ये फ्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट, के दोनों में क्या फर्क है। तो ये टेबल है, ठीक है, इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ये बहुत अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंजाइम्स जो होते हैं ना, हमेशा हमने पीछे भी पढ़ा था कि सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक मीन इनमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होती है, और कैटालिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इनऑर्गेनिक मीन कार्बन के अलावा जिसमें नाइट्रोजन वगैरह सल्फर कोई भी चीज हो सकती है, तो वो हमारे पास कैटालिस्ट है। दूसरा पॉइंट है कि एंजाइम्स आर मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो आखिर में एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो कैटालिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के दौरान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, कैटालिस्ट जो होते हैं वो वैसे के वैसे रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद साइड पे अलग हो जाते हैं, वो अंदर यूटिलाइज नहीं होते। अगला पॉइंट हमारे पास है बेटा एंजाइम आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक का मतलब है जो एंजाइम्स होगा ना वो उसी सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सक्रेज जो एंजाइम है वो सक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा, इस तरह लाइपेज जो होती है वो लिपिड पे एक्ट करेगा, इस तरह अमाइलेज जो होती है एंजाइम है वो अमाइलोज जो एक शुगर की एक टाइप है उसके ऊपर एक्ट करेगा। लेकिन जो कैटालिस्ट होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक है, कैटालिस्ट के लिए जरूरी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि पानी का बन रहा है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों निकल की मौजूदगी में भी हो सकता है, वो HCl की मौजूदगी में भी हो सकता है, मीन के कोई भी हमारे पास कैटालिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स क्यों है बेटा, क्योंकि बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो हमें पता है ना इस पूरी दुनिया में जो सबसे कॉम्प्लेक्स जिसकी केमिस्ट्री है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनका सिस्टम अल्लाह ताला ने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है, दुनिया में कोई भी चीज उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो लेकिन जो कैटालिस्ट होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल कंपाउंड है क्योंकि हम खुद बनाते हैं, कोई भी केमिकल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब हम चाहते हैं कि एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, तो वो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डाइजेशन का प्रोसेस है, अब 2 एंजाइम उस प्रोसेस को 4 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 2 घंटे में हो। अगर हम 2 एंजाइम्स की बजाय हम 4 एंजाइम्स भी कर देंगे, स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड वही रहेगी, लेकिन यानी कि एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन है वो वही रहेगी, ज्यादा नहीं होगी।
लेकिन जो कैटालिस्ट होते हैं ना, ठीक है, उसकी स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट। हम जब कैटालिस्ट हम जितना ज्यादा ऐड करते जाएंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होती जाएगी। जो काम 4 घंटे में हो रहा है ना, अगर मैं कैटालिस्ट ज्यादा ऐड कर दूंगी तो वो काम 2 घंटे में भी हो सकता है, वो 1 घंटे में भी हो सकता है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास बेटा 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या खसूसियात हैं, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग हमारे पास सवाल बन सकता है। अब इसमें 5 पॉइंट ही है, ठीक है, 5 नंबर का आपका सवाल आएगा तो इसमें 5 हेडिंग है, तो आपको सारे आने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हमने पहले कहा था कि एंजाइम कैटालिस्ट है। कैटालिटिक का मतलब होता है कि ये लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं ये उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। जिस तरह प्रोटीन, लिपिड, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, जब हम बॉडी में जाते हैं तो एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, फिर बॉडी से बाहर भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सक्रेज एंजाइम स्मॉल अमाउंट इजीली कैटालाइज्ड बाय हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ सक्रोज, यानी कि सक्रोज को ये कैटालाइज करता है। सेकंड प्रॉपर्टीज हमारे पास है बेटा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मीन हल पजीरी, यानी कि एंजाइम्स किस चीज के अंदर हल पजीर है और किसके अंदर इनकी हल पजीर नहीं है। एंजाइम्स आर मोस्टली सोल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन, पानी के अंदर और डाइल्यूट। अब देखो 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 10% आपने अल्कोहल लेना है, 90% वाटर लेना है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट अल्कोहल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये आपके पास 50% अल्कोहल है, 50% वाटर है, तो आपके पास सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उसके अंदर जो अदर सब्सटेंट होता है वो कम होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड के अंदर दोनों ज्यादा होते हैं, यानी कि जो हमारा सब्सटेंट होता है जो हमने अंदर डिसॉल्व करना होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर और डाइल्यूट अल्कोहल में जो है ना सोलेबल है, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो फ्लोइंग सॉल्वेंट के अंदर प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यानी कि उसमें हाल नहीं होते। उसमें 3 है बेटा, ये एमसीक्यू जा सकते हैं, बल्कि आया हुआ था पास्ट पेपर में कि किस चीज के अंदर एंजाइम जो होते हैं वो हाल नहीं होते या प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कंसंट्रेटेड अल्कोहल। वही बात जो बताई थी ना, अब इसके अंदर मैंने 50% अल्कोहल डाला है, 50% वाटर डाला है, तो ये हमारे पास कंसंट्रेटेड अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इसके अंदर भी एंजाइम हाल नहीं होते, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसके अंदर भी हाल नहीं होते। तीसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। The velocity of enzymatic reaction increase as concentration of substrate increase up to certain limit, but after certain period of time it decrease। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एंजाइम्स कितना काम करें, फॉर एग्जांपल अगर हम जितना ज्यादा सबस्ट्रेट हम ऐड करते जाएंगे ना उतना एंजाइम काम करते जाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक। एक वक्त ऐसा आएगा हम जितना मर्जी चाहे सबस्ट्रेट ऐड कर दें लेकिन एंजाइम काम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि एंजाइम एक लिमिट तक काम करते हैं, हम ये नहीं हम कह सकते कि हम जितनी मर्जी सबस्ट्रेट ऐड करते जाए तो एंजाइम काम करता रहेगा, नहीं, बल्कि एक लिमिट पे जाके एंजाइम्स की बस हो जाएगी, वो फर्दर इस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा। उसके बाद है पीएच। हमें पता है ना पीएच जो होती है 3 तरह की होती है, एक एसिड, बेसिक की पीएच होती है, एक न्यूट्रल होती है। जो एसिड की हम पहले बात करते हैं कि एसिड पीएच के ऊपर एंजाइम्स क्या करते हैं। एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एज अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन कहते हैं बेटा बेसिक, जिस तरह हमारे इंटेस्टाइन की है, उसके ऊपर अगर जो एसिड होगा वो डीएक्टिव कर देगा उन एंजाइम को जो पीएच जो होती है अल्कलाइन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेप्सन जो होता है ना, ये हमारे इंटेस्टाइन में है, ये एक तरह का एंजाइम है, इसकी पीएच भी होती है 8.57। 8 जो पीएच है ना अल्कलाइन की पीएच होती है ना, लेकिन ये वाला एंजाइम अगर हम इसको एसिड की पीएच के ऊपर लेके आएंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं ट्रेप्सन की। ट्रेप्सन जो होती है एंजाइम की पैंक्रियाज जो होती है उसको बनाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद है बेसिस, जो दूसरी बेस के हमें पता है पीएच जो होती है वो 7 से ऑनवर्ड होती है, 8 से 14 तक होती है। जो बेसिस डीएक्टिवेट दो एंजाइम दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच। एसिड पीएच हमारे स्टमक की होती है, ठीक है, 1 से 2 तकरीबन होती है, तो वो एंजाइम जो स्टमक में होते हैं अगर हम उसको इंटेस्टाइन में लेके आएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि पेप्सन जो होता है हमें पता है हमारे स्टमक में बनता है ना, इसकी पीएच होती है 2 से 4। अगर हम इसको अल्कलाइन पीएच के ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आगे आप देख सकते बेटा ये पीएच स्केल है, ठीक है। अब पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है।
0 से लेके जो 6 तक पीएच होती है वो एसिड की होती है, 7 न्यूट्रल पीएच है जो वाटर की है और हमारे ब्लड की 7.4 होती है, 8 से लेके 14 तक जो पीएच होती है वो बेस की होती है, हम उसको अल्कलाइन पीएच भी कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, जिनकी पीएच 0 ठीक है 1 होगी वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जिनकी पीएच 5 और 6 होगी वो हमारे पास वीक एसिड होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो उनकी पीएच होगी बेटा 14 या 13, लेकिन अगर हम वीक बेस की बात करते हैं तो उनकी पीएच होगी 8 या 9। अब उन्होंने यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ चीजों की पीएच बताई हुई है, ठीक है, ये आप लोग इसको लिख सकते हो कि 0 पीएच HCl की होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl, और उसके बाद लेमन उसकी 2 पीएच होती है, एप्पल भी एसिड है उसकी पीएच होती है 3 होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें उनकी पीएच दी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है टेम्परेचर, जो लास्ट फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं वो होता है 95 से 99 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है कि वो टेम्परेचर वो पूछ सकते हैं जिसमें एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, वो सेंटीग्रेड में भी हो सकता है। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो वो 96 से लेके 99 होगा, लेकिन अगर वो सेंटीग्रेड में होगा तो वो 35 से लेके 40 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, चाहे वहां पे 96 to 99 होता है या चाहे वहां पे 35 से 40 होता है, दोनों के ऊपर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है कि अब उन्होंने ये एमसीक्यूज फिर आप देख लेना कि 0 की जो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, 10 से 20 के ऊपर एंजाइम जो होते हैं वो वेरी लिटिल एक्टिव है, 35 से 40 के ऊपर मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, और 50 के अगर हम टेम्परेचर इससे ज्यादा इंक्रीज कर देंगे ना तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, और 60 के ऊपर जो एंजाइम होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन सॉलिड कंडीशन के अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो 100 सेंटीग्रेड के ऊपर भी सॉलेबल है, ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास हमने 3 सवाल पढ़े एंजाइम्स में से, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, और एंजाइम्स और कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।